आपका एक बार फिर से स्वागत है जीनियस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। हमने ऑलरेडी 11th का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 कर लिया था। अब हम बढ़ेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 की तरफ और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस सेट 2 में किए गए हैं। जैसा कि आपने देखा था कि सेट 1 में जो क्वेश्चंस थे वो काफी इजी थे, तो अब हम बढ़ते हैं सेट 2 की तरफ और ये वीडियो जो रहेगा इसमें हम 1 to 25 करने वाले हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 26 to 35 करेंगे। और एक बात और कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो वीडियो को अंत तक देखें, अंत तक देखना बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, फिजिकल क्वांटिटीज आर, है ना, भौतिक राशियां हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज आपको पता है, तो यहां पे डिग्री, रेडियन, स्टेरेडियन, ये सब क्या है? ये सब तो यूनिट्स है ना। पाउंड्स, डॉलर्स, रुपीस ये यूनिट्स है। किलोज, पाउंड्स एंड गैलन्स ये भी क्या है? यूनिट है। और आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि 7 जो हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन कौन से हैं? तो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो जो सही आंसर है वो है 1 का बी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है बी, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम डायमेंशन। ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है, हमने पहले पढ़ा था कि इंपल्स और मोमेंटम का जो क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला वो सेम होता है। तो 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है फिर से बी। वहां पे क्या था आप देख लीजिएगा, सेट 1 में भी हमें ये मिला था। क्वेश्चन नंबर 3, इन एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर, है ना। पहला तो क्या है? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। पहला वाला ही सही है क्योंकि सेकंड में कूलम आ गया है और कूलम जो है वो नहीं है। थर्ड वाला में आपका क्या आ गया? न्यूटन आ गया है, देखिएगा वहां न्यूटन नहीं है। और फोर्थ में आपका एम्पियर तो ठीक है, केल्विन ठीक है, लक्स आ गया है, ये जो लाइट का होता है ये भी हमारा नहीं आता है। तो कुल मिला के 3 का जो आपका ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो 3 का ए। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है resolution is number 1 a measure of the bias in the instrument, नहीं बिल्कुल गलत। a measure of the systematic errors, नहीं, systematic errors में नहीं आता है। the smallest amount of input signal change the instrument can detect easily, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। resolution क्या होता है? the smallest amount of input signal change, अगर इनपुट सिग्नल में जरा सा भी चेंज आता है ना, तो वहां पे डिवाइस होता है। अगर मास के केस में बात करें तो मास स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है उसमें आता है। तो फिलहाल आप ये समझ जाइए कि इनपुट सिग्नल में जो चेंज आता है उसको डिटेक्ट करना आराम से, है ना, ये रेजोल्यूशन के अंतर्गत आता है। तो करेक्ट आंसर है 4 का सी। ओके, तो 4 का करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 5, एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट इज। तो एब्सोल्यूट एरर आपको पता है क्या होता है? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू जो आप मेजर करते हैं फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में, जो आप मेजर करते हैं सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, तो जैसे जैसे उसको माइनस करते जाते हैं ट्रू वैल्यू में, वो क्या होता है? वो होता है आपका एब्सोल्यूट एरर। तो ये यहाँ पे कौन सा आता है? डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, यानी ऑप्शन नंबर डी, 5 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। और किसी को अगर एरर में कोई प्रॉब्लम है, एरर समझ में नहीं आता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अ बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए, ट्रेवल्स टू पॉइंट बी। एक बॉय ए से स्टार्ट करता है, एक बॉय पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, फिर पॉइंट बी पे जाता है जो कि 1.5 किलोमीटर है, और फिर वो बी से वापस ए पे आ जाता है ना। तो यहां पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो आंसर है वो भी 0 होगा। तो करेक्ट आंसर है आपका बी। तो 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। इफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर मेकिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 32 मीटर इज 8 मीटर पर सेकेंड, इट्स एक्सेलरेशन इज, है ना। बड़ा सिंपल सा सवाल है, क्या क्या गिवन है। जब भी आप कुछ भी सॉल्व करें न्यूमेरिकल में, सबसे पहले गिवन ले लें। गिवन क्या क्या है? तो गिवन है रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, यानी कि यू आपका जो है वो हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, है ना। ओके,
कितना डिस्प्लेसमेंट है, यानी ये एस आपका दे दिया है 32 मीटर, और यहां पे बोला है वेलोसिटी आफ्टर मेकिंग अ डिस्प्लेसमेंट, यानी फाइनल वेलोसिटी वी जो आपको दे दिया है वो आपको है 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ए पूछा है आपसे। अब यू एस वी ए है ना, ये चारों को अगर हम देखें तो एक फॉर्मूला हमारे दिमाग में क्लिक करता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहां पे v तो निकालना है, u स्क्वायर 0 हो जाता है, 2a हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा v दिया है, सॉरी v निकालना नहीं, v दिया है कितना 8 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 2a, a कितना है भाई, तो a फाइंड आउट करना है। s यहां पे 32 हो जाता है, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 0 64 ही रह जाना है, 32 2 जा 64a, तो ये कैंसिल आउट हो गया। a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, है ना, 7 का ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। सबको पता है कि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 9, a body starts from rest and travels for t second with uniform acceleration of 2 meter per second square. If the displacement made by it is 16 meter, the time travel t, है ना, आपको टाइम ट्रेवल t निकालना है। तो क्या क्या यहाँ पे गिवन है, तो पहले गिवन लिख लेते हैं हम। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से तो आपको पता है u कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम आपको फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है s 16 मीटर। तो फिर से UTAS, अगर ये चार्ट को हम देखते हैं तो एक फॉर्मूला दिमाग में क्लिक कर जाता है, s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो सिंस s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, s कितना हो गया, s 16 इज इक्वल टू UT, U 0 है तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस हाफ, a कितना है 2, और t स्क्वायर तो हमें निकालना है, 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो t हो जाएगा रूट अंडर 16। इसका आता है प्लस माइनस 4 सेकंड, लेकिन टाइम तो नेगेटिव होता नहीं है, तो t की वैल्यू 4 सेकंड, और 4 सेकंड जो हमारा ऑप्शन है वो है 9 का a। तो 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है a। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है a body starts from rest. If it travels with an acceleration of 2 meter per second square, its displacement at the end of 3 second. ठीक है, तो फिर से क्या क्या गिवन है यहाँ पे, u 0 है, क्यों, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो ये 0 हो जाता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन फिर से कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एंड ऑफ 3 सेकेंड, यानी टाइम यहाँ पे आपको 3 सेकेंड दिया है, s फाइंड आउट करना है। तो फिर से वही सेम है, तो फिर से वही फॉर्मूला हम लगा देंगे, सिंस s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u 0 है तो ये कंप्लीट आपका 0 हो जाता है, हाफ a की वैल्यू 2 और t यहाँ 3 और 3 का यहाँ स्क्वायर हो जाना है, तो हाफ ये 2 कैंसिल हो गया, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो करेक्ट आंसर है 9 मीटर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, है ना। अब देखते हैं 11 क्या है। 11, a body makes a displacement of 4 meter due east from a point O and then makes displacement of 3 meter due north. Its resultant displacement from O. Resultant displacement आपको चाहिए, तो चलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम प्लॉट करते हैं। क्या कहा गया है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है,
यहां पे क्या है, बॉडी मेक्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 मीटर ड्यू ईस्ट, यानी ईस्ट में ये चला जाता है 4 मीटर, ओ से स्टार्ट किया, ए पे पहुंच गया 4 मीटर ट्रेवल करके ईस्ट में फ्रॉम पॉइंट ओ, एंड देन मेक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 मीटर ड्यू नॉर्थ, 3 मीटर ड्यू नॉर्थ, अब यहां से ये चला गया 3 मीटर, है ना, 3 मीटर नॉर्थ में, तो ये चला गया नॉर्थ में कितना, 3 मीटर। ओके, हमसे क्या पूछा है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो यहां से स्टार्ट है, यहां बी पे खत्म किया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और ये कितना होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आपका हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, रूट अंडर 25 यानी कि 5 मीटर। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है इसका सही आंसर है 5 मीटर, सॉरी 11 है कि 12 है, 11, हाँ 5 मीटर। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 11 का करेक्ट ऑप्शन है सी। ओके, क्या है क्वेश्चन नंबर 12, अ बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड। एक, अगर आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा है तो आपको इसका आंसर आराम से पता होगा। अ बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड, पहला ऑप्शन क्या है, इट हैज एन इनवर्ड एक्सीलरेशन, इट हैज कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी तो नहीं होता। देखिए जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बैठते हैं तो सही उत्तर क्या है ये ढूंढने से पहले आप जो है ना गलत उत्तर ढूंढ लीजिए। ठीक है, तो अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो आपको पता है कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होता है, तो चूंकि डायरेक्शन चेंज होता है ना, तो यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगा। हैज नो एक्सेलरेशन, बिल्कुल होता है, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात होती है जो ऑलवेज सेंटर की तरफ काम करता है, तो सी भी आपका गलत है। हैज एन आउटवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन, है ना, रेडियल एक्सेलरेशन की बात हो रही है लेकिन आउटवर्ड की बात हो रही है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे आता है, लेकिन यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन आउटवर्ड नहीं होगा, रेडियल एक्सेलरेशन इनवर्ड होगा। कहने का मतलब ये है कि हैज एन इनवर्ड एक्सेलरेशन, अंदर की तरफ एक्सेलरेशन होता है जिसको हम सेंट्रीपिटल कहते हैं। यहाँ ऑप्शन में लिखना चाहिए था इसको हैज एन इनवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन, तो ज्यादा अच्छा होता। तो 12 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है, बाकी सब गलत है। ओके, 13 क्या है, When angular velocity changes with respect to time, अगर एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो क्या मिलेगा आपको, सिंपल सी बात है, एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा अल्फा, है ना, अल्फा हम डिनोट करते हैं, अल्फा से एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस, यानी कि 13 का ए, तो 13 का भी जो सही आंसर है वो है ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, द टाइम ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू, है ना, तो फिर से 4 टाइम्स द टाइम नेसेसरी टू रीच द मैक्सिमम हाइट, बिल्कुल नहीं। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट क्या होता है ये आपको पता है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट जो हमारा निकलता है वो निकलता है, अगर आपको पता है आपने पढ़ा है तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ लाइट क्या आता है आपको याद है तो मैं बता देता हूं, नहीं याद है तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट आता है यू साइन थीटा अपॉन जी, है ना, और उसका डबल होता है टाइम ऑफ लाइट, यानी कि 2u साइन थीटा अपॉन जी, जहां पे टाइम ऑफ एसेंट जो है वो टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है। तो ट्वाइस अगर मुझे कहीं मिल जाए तो वो सही आंसर है, जो कि मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, ट्वाइस द टाइम नेसेसरी टू रीच द मैक्सिमम हाइट, है ना, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये जो हमारे पास होता है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये होता है u साइन थीटा अपॉन जी, और टाइम ऑफ लाइट यहां पे आता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, है ना, तो डबल हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है। और ये टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट अगर आप निकालते हैं तो ये आपको हमेशा u साइन थीटा अपॉन जी मिलता है, तो ट्वाइस जो है वो सही है आपका, तो 14 का डी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब आते हैं 15 क्वेश्चन पे, द पाथ फॉलोड बाय ए प्रोजेक्टाइल, सबको पता है क्या कहते हैं, द पाथ फॉलोड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज ट्रेजेक्टरी, ठीक है, उसको हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है डी वो करेक्ट है। अब आते हैं 16 पे, when a bus stopped suddenly, a passenger in the bus falls forward, this is explained, तो ये किससे एक्सप्लेन किया, न्यूटन सेकंड लॉ, आंसर इज नहीं, न्यूटन थर्ड लॉ, आंसर इज नो, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, आंसर है नहीं, तो ये है बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ, जिसमें आप पढ़े इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये आपने पढ़ा है। और यहाँ पे जब बस को आप सडनली स्टॉप करते हैं तो बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो बस के साथ रेस्ट में आ जाता है, लेकिन जो बॉडी का अपर पार्ट है वो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण आगे बढ़ना चाहता है, इस कारण से आप आगे की तरफ चले जाते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे
17 क्या है? A passenger sitting in a bus moving at uniform speed, ठीक है, feels pushed backward whenever the bus is accelerated forward. जैसे ही बस फॉरवर्ड एक्सेलरेटेड होता है वो पैसेंजर जो है फील करता है बैकवर्ड के लिए। तो यहाँ पे ये जो किस तरह का फोर्स जो है वो उसको फील कराता है, तो आंसर ये है कि वो जो है कोई किसी भी तरह का फोर्स नहीं है, एक्चुअली वहां पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन की बात हो रही है। तो अगर इनर्शिया ऑफ मोशन की बात हो रही है तो हम फिर फोर्स की बात नहीं करेंगे, तो वहां पे कोई भी फोर्स नहीं है, बट हमको ऐसा फील होता है कि कुछ हमें धक्का लगा जिससे हम पीछे चले गए, है ना। तो यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं है, यहाँ पे एक झूठा बल है, आभास होता है कि कोई बल काम किया है, आभासी बल है, इसलिए हम इसको स्यूडो फोर्स का नाम देते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, फिक्सियस फोर्स और स्यूडो फोर्स। तो 17 का सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, a body of mass 5 kg is traveling with a uniform velocity of 2 meter per second. Its momentum, तो मोमेंटम आप लोगों को पता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास यहाँ पे है 5 kg और वेलोसिटी यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर हो गया 10 kg मीटर पर सेकेंड, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर ए। 18 का जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, the mass of a body which is equals to the ratio of force acting on a body to the acceleration produced in the body is। तो अगर आपने इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास पढ़ा है तो आपको पता होगा कि m इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, है ना। यहाँ पे a जो है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड है, तो यहाँ पे ये इनर्शियल मास होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इनर्शियल मास यानी कि डी, वो सही है। तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, इनर्शियल मास। इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, अगर आपको ये पता है करना कि डिफरेंस क्या है, ये मैं बताऊं तो फिर से जब मैं कुछ टॉपिक्स बनाऊंगा तो उस पर एक अलग का टॉपिक ये भी ले लूंगा, इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास में क्या डिफरेंस है, इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 20? क्वेश्चन नंबर 20 है, अ ब्लॉक ऑफ वुड इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस। एक ब्लॉक ऑफ वुड को हमने सरफेस पे ये रख दिया, ठीक है। उसके बाद अ फोर्स इज अप्लाइड, ये फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं पैरेलल टू द सरफेस। देन द फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स आपको पता है कि ये काम करता है सरफेस पे और अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो सही आंसर है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो 20 का जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 21? आउट ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका रैंक कौन सा है? तो आपको रैंक पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना। सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे स्ट्रॉन्ग में रैंकिंग देखेंगे अगर तो सबसे पहले आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सेकेंड में आपका आता है इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, थर्ड में आपका आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और फाइनली लास्ट में आपका आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका रैंक कौन सा है? तो इसका रैंक जो है वो है चौथा। तो यहां पे रैंक जो होगा फोर्थ इन स्ट्रेंथ, यानी कि जो इसका फोर्थ है वो स्ट्रेंथ होगा। तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो है 21 का डी, 21 का डी, ये करेक्ट आंसर है। 22 की बात करते हैं। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज। अर्थ का सैटेलाइट है, अब हमसे पूछा है कि उसका फ्रेम बताइए। इनर्शियल फ्रेम दो तरह का होता है, एक होता है इनर्शियल फ्रेम और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो याद रखिएगा जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, यहां तो वो मूव कर रहा है और अगर मूव कर रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, साथ साथ वहां पे रिवॉल्यूशन भी हो रहा है अर्थ के चारों तरफ और अपने एक्सिस पे रोटेशन भी हो रहा है। तो याद रखिए जहां पे रोटेशन हो जाए वहां पे फिर हम इनर्शियल फ्रेम की बात नहीं करते हैं, हम वहां पे नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करते हैं। तो यहां पे 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी 22 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। 23, a block of mass m is placed on a flat surface. A force is applied to move it parallel to the surface. The frictional force F developed is proportional to the frictional force जो F होता है
वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो ऑप्शन यहाँ पे मास के बारे में ही है, स्क्वायर ऑफ द मास, रेसिप्रोकल ऑफ द मास या रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बॉडी, और एक है आपका मास ऑफ द बॉडी। तो जितना अधिक उसका द्रव्यमान होगा, है ना, उतना ही ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है व्हाट? मास ऑफ द बॉडी। तो 23 का जो ऑप्शन नंबर बी है, 23 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। आप बोलेंगे सर कैसे? तो आंसर है ऐसे। ये ब्लॉक है ना, इसका वेट इधर काम करता है mg, और नॉर्मल रिएक्शन किधर काम करता है? ये नॉर्मल रिएक्शन। तो F जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है R के, और F जो होता है, R जो होता है वो mg के बराबर होता है। तो यहाँ mg की बात आती है जहां पे मास आ जाता है। तो कुल मिला के फ्रिक्शनल फोर्स मास के प्रोपोर्शनल है। तो करेक्ट जो आंसर है वो है मास। ठीक है, तो ये था 23। अब हम बात करते हैं 24 की। ठीक है, 24 क्या है? 24 है a machine gun fires a bullet of mass 40 gram with a velocity of 1200 meter per second. The man holding it can exert a maximum force of 144 newton on the gun. How many bullets can he fire per second at the most? वो कितना बुलेट फायर करेगा? मान लीजिए वो n बुलेट फायर करेगा। ठीक है, अगर वो n बुलेट फायर करता है तो आपको पता है फोर्स क्या होता है। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। F जो होता है वो होता है dp by dt। ये सभी लोगों ने पढ़ा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो फोर्स होता है ना। और हमको पता है p क्या होता है? mv, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम। लेकिन यहाँ पे हमने क्या माना है? n बुलेट्स मान लीजिए वो फायर करता है, n की वैल्यू निकाल लेंगे, वो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, वो हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मोमेंटम फिर वो n बुलेट का हो जाएगा, तो यहाँ मैं n लगा देता हूँ। तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू n mv। तो अब बताइए f कितना हो जाएगा? f इज इक्वल टू d p की वैल्यू कितनी हो गई? n mv अपॉन dt, है ना। अब यहां से m और v क्या है? m मास, v वेलोसिटी, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देता हूं तो क्या आ जाएगा बताइए। अब मैं इसको यहां पर लिखता हूं, है ना। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा f इज इक्वल टू dn बाई dt, और बाहर चला जाएगा mv, है ना। ये mv को मैं बाहर कर देता हूं, mv को मैं बाहर करता हूं। f इज इक्वल टू mv, ये बाहर आ गया और ये अंदर में आ गया। तो dn बाई dt कितना हो जाएगा? dn बाई dt ये हो जाएगा f अपॉन mv। और अगर आप dn बाई dt निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड कितना वहां से निकलने वाला है। वैल्यू रखते हैं। f की वैल्यू कितनी है? f की वैल्यू है यहाँ पे 144 न्यूटन, 144। मास कितना है? मास है 40 ग्राम, यानी 40 अपॉन 1000 कर देते हैं तो ये किलोग्राम हो जाएगा। और वेलोसिटी कितना है इसका? 1200। 1 2 1 2 और ये चला गया यहां से, तो ये हो गया 144 अपॉन 12 4 जा 48, और 48 से कटेगा 3 बार में। तो dn बाई dt आपका निकल गया 3, है ना। dn बाई dt कितना निकल गया? 3। तो नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड कितना हो गया? 3। तो जो करेक्ट आंसर है वो है 3, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। तो 24 का ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। Question number 25. A body of mass 10 kg is traveling with uniform speed of 5 meter per second. Its kinetic energy is, तो बड़ा सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ m कितना है यहाँ पे? 10 kg, और v कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं, 2 से 5 कैंसिल हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 25 5 जा 125, 125 जूल इज द करेक्ट आंसर, जो कि है आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से 35 तक, और उस वीडियो में कुछ और भी अच्छे एमसीक्यू हम देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जितने भी मेरे लेटेस्ट वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।